नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात यूपी भाजपा के प्रत्याशियों पर मंथन की करेंगे, जिसका आज दूसरा दिन है। तो दिल्ली में आज दूसरे दिन भी भाजपा के नेताओं का महामंथन जारी रहेगा। सुबह 11 बजे से बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि चौथे फेज के प्रत्याशियों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में एक बार फिर से बैठक का दौर चलेगा। यूपी के प्रत्याशियों को लेकर आज भी बैठक में चर्चा की जाएगी और लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। सुबह 11 बजे बैठक की शुरुआत होनी है और इस बैठक में जहां यूपी और केंद्र के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे, लगातार बैठक कर ये जांचा जा रहा है कि आखिर जो विधायक हैं, कितने विधायक हैं जिन्हें दोबारा से टिकट दिया जाए, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, उनका परफॉर्मेंस आखिर कैसा रहा है। तो देखिए, आज बैठक होनी है। यूपी के प्रत्याशियों पर लगातार मंथन होगा। किसको मैदान में उतारना है, कौन जिताऊ प्रत्याशी है, इसको लेकर लगातार मंथन। उसके बाद देखिए आज क्या कुछ होगा, उस पर भी लगातार नजर है। उम्मीदवारों पर ही ये महामंथन भारतीय जनता पार्टी का। इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे वो भी आपको बता रहे हैं। सुनील बंसल के अलावा कुछ और सीनियर लीडर्स जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। पहले दूसरे फेज के लिए उम्मीदवारों का चयन होगा और साथ ही अमित शाह ने नेताओं को लेकर रिपोर्ट ली है। जो अलग अलग हिस्सों से फीडबैक मिल रहा है उस पर भी विचार किया जाएगा। 11 जनवरी को दिल्ली में भाजपा की कोर ग्रुप की पहली बैठक हुई। 11 जनवरी को इस बैठक में सीएम योगी, दोनों डेप्यूटी सीएम शामिल हुए। अभी तक क्या कुछ हुआ है, कितने दौर की ये बैठक हुई है, महामंत्री सुनील बंसल के अलावा कुछ और नेता मौजूद रहे थे इस बैठक में। और साथ ही तब से लेकर के अब तक कितना कुछ हुआ है, आगे बढ़ा कितना गया है, इसको लेकर भी आज फीडबैक लिया जाएगा। पहले और दूसरे जो फेजेस के प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, इसके अलावा आगे जो बचे हुए चरण हैं उनको लेकर भी मंथन लगातार हो रहा है। आज फिर से भाजपा कोर ग्रुप की बैठक, अमित शाह की मौजूदगी इस बैठक में होगी और वो ही जानकारी लेने वाले हैं कौन प्रत्याशी कैपेबल होगा जो पार्टी को जीत दिला सकता है। देखिए, प्रत्याशियों पर ही चर्चा होगी चौथे फेज के लिए, कहा यह जा रहा है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, सुनील बंसल, प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। और आज की इस बैठक से क्या कुछ बाहर निकल करके आता है, इस पर लगातार नजर होगी। दूसरे दिन भी भाजपा नेताओं का महामंथन लगातार जारी है। खबर यह कि कल देर रात तक लगातार चर्चा हुई, बैठकों का दौर चलता रहा, मंथन इस मुद्दे को लेकर कि अब आगे के जो फेजेस बचे हुए हैं उसमें जो दावेदारी लोग कर रहे हैं, जो नेता कर रहे हैं, वो वाकई में पार्टी को जीत दिला सकते हैं क्या, इसको लेकर पूरी संभावनाओं को टटोला जा रहा है, देखा जा रहा है। और उसके बाद खबर ये कि कोई फैसला निकल करके सामने आएगा और जल्द ही जो चौथे फेज के लिए उम्मीदवार होंगे उनका भी ऐलान कर दिया जाएगा। तमाम वो चेहरे आपके स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे। केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, जो लगातार अलग अलग हिस्सों के उम्मीदवारों से मिलते रहे, लखनऊ में उनसे जानकारी ली, उन्होंने किस तरीके से 5 साल में काम किया है, वो आगे अगर उनको उम्मीदवार बनाया जाता है तो किस तरीके से वो काम करते हैं, ये पूरा उनसे फीडबैक लिया गया। अब वही फीडबैक को अमित शाह को देंगे आज और फिर आखिरी जो फैसला होगा वो दिल्ली से ही निकल करके आएगा उम्मीदवारों को लेकर। अब किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन होता है चौथे फेज के लिए, इस पर लगातार नजर होगी। बहरहाल ये महामंथन भारतीय जनता पार्टी का लगातार जारी है। इसकी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दिन भर। और अब बात करते हैं कार्यकर्ताओं को मोदी मंत्र की। तो आज पीएम मोदी वाराणसी से भाजपा कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करने वाले हैं। सुबह 11 बजे का वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी का संवाद शुरू हो जाएगा। चुनाव की तारीखें आने के बाद पीएम मोदी का ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा जिसमें पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। पीएम वाराणसी जिला और महानगर के 10,000 से ज्यादा बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए संवाद करेंगे।
काशी क्षेत्र की भाजपा आईटी और सोशल मीडिया टीम वर्चुअल बैठक के लिए तैयारियां कर रही है युद्ध स्तर पर। सुबह 11 बजे रोहनिया काशी क्षेत्र के कार्यालय में कार्यकर्ता इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। सुबह से ही हालांकि तस्वीरें आनी शुरू हो गई है, कार्यकर्ता जुट रहे हैं और 11 बजे के बाद से संवाद का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। अब मोदी क्या मंत्र देते हैं चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बीजेपी का ये मंत्र भी है कि बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया। और बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं बीजेपी की वापसी को लेकर, उन कार्यकर्ताओं के जहन में क्या चल रहा है, वो कार्यकर्ता किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर ही संवाद करेंगे। और पीएम की इसी संवाद पर जिस तरह से तैयारियां की गई है, किस तरह की तैयारी जमीन पर है, कार्यकर्ता कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं, इसकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, तकरीबन 2 घंटे के बाद ये जो पूरा कार्यक्रम है ये शुरू हो जाएगा, क्या जमीन पर तैयारियां हैं इसे लेकर? 2 घंटे का समय शेष है, जैसा कि आपने बता ही दिया। और जमीनी तैयारियों की बात करें तो बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से जो नमो ऐप है उसके पहले, अब जब कार्यक्रम 11 बजे से पहले ही नमो ऐप को पूरी तरह से चेक कर लेना है। इसके साथ ही काशी क्षेत्र का जो ऑफिस है बीजेपी का, वहां पर भी लोग मौजूद रहेंगे। जो यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनके घर के पास अगर बात करें तो वहां पर भी कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया है, लेकिन सबके बीच ये कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। कहीं भी भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। ये नहीं कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो जाएं और वहां कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाए। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता अपने हाथों में मोबाइल लेंगे और उस नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावों की घोषणा है उसके बाद बूथ स्तर पर किस तरह से कार्यक्रम को तेज किया जाए, प्रधानमंत्री कौन सा मंत्र देंगे, इन सारे विषयों को अभी देखना होगा। लेकिन कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के इस संवाद की सूचना से उत्साहित है। सभी को इस बात का उत्साह है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद भारतीय जनता पार्टी की जीत का कौन सा बूथ स्तरीय मंत्र देते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए और इसके साथ ही जो अन्य बैठकें बीजेपी की हुई हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि बूथ स्तरीय अभियान को कहीं ना कहीं तेज किया जाए, उसे मजबूत किया जाए। आज इसे जांचे परखेंगे भी प्रधानमंत्री, ऐसी सूचना है। और इसके साथ ही कार्यकर्ता भी जनता का फीडबैक उन्हें देंगे, ऐसी कार्यकर्ताओं ने तैयारी की हुई है। इसके साथ ही अगर कोरोना काल में कोरोना की विभीषिका बढ़ती है या फिर कोरोना काल में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जनता के बीच किस तरह से पहुंचा जाए, ऑनलाइन माध्यमों को किस तरह से तेज किया जाए, इन सारे विषयों पर आज जानकारी मिलने वाली है। के बाद पहली मर्तबा है जब वर्चुअल जुड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और कार्यकर्ताओं से संवाद भी कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए निर्देशित करेंगे, मंत्र देंगे। और कैसी तैयारी है कार्यकर्ताओं की अपने स्तर पर, क्योंकि चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है और वापसी की पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की और वाराणसी की भूमिका उसमें बहुत अहम हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश पूरी जानकारी के लिए। जब कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी उसके बाद फिर तस्वीरें वहां से दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रशेखर की आजाद सियासत की। तो बात हम कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर की। आज यूपी चुनाव को लेकर चंद्रशेखर रणनीति का ऐलान करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे बताया जा रहा है चंद्रशेखर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यूपी चुनाव के संबंध में कोई बड़ी घोषणा करेंगे चंद्रशेखर, ऐसी खबरें हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन ना होने पर चंद्रशेखर ने अखिलेश को दलित विरोधी करार दिया था। वही अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर को लेकर कहा कि वो राजी होकर पलट गए। अखिलेश ने कहा कि मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश हो रही है। अब आज क्या कहते हैं चंद्रशेखर, इस पर लगातार नजर होगी। बिल्कुल, और इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता लखनऊ से बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, आज क्या फैसला आ सकता है चंद्रशेखर की तरफ से, क्योंकि हर तरह की बात हो गई। अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि वे अगर चाहे तो छोटे भाई की तरह समर्थन कर सकते हैं। ये भी जानकारी मिल गई कि अब जो राजभर है वो भी एक सेतु का काम कर रहे हैं। तो फाइनल क्या डिसीजन हो सकता है चंद्रशेखर का? देखिए, आपको स्पष्ट बता दें कि अब समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन
लगभग नहीं होगा, क्योंककि अब जो अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों के बीच में राजभर एक सेतु का काम कर रहे हैं, दोनों के मीडिएशन में वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई गठबंधन नहीं हो सकता है, और उसके संकेत भी उन्होंने साफ दे दिए कि अगर आपको सहयोग करना है तो छोटे भाई की तरीके आप आकर के सहयोग करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने की जिम्मेदारी हम सब की है। और यही वजह है कि जो गठबंधन है वो टूट गया है। और आज लगभग 12:30 बजे चंद्रशेखर आजाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, और उसमें वो अपने प्रत्याशी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतार सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि कई सीटों पर आजाद समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को लड़ाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव के संपर्क में थे और लगातार वो ये चाह रहे थे कि आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो, और गठबंधन के तहत ही वो अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारे, तो कहीं ना कहीं अब जो गठबंधन है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा है गठबंधन का। और यही वजह है कि आज 12:30 बजे चंद्रशेखर आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकते हैं कि वो कहां से अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। ये चंद्रशेखर पहले कह चुके हैं और दोष भी दे चुके हैं अखिलेश यादव को गठबंधन ना होने को लेकर। कुल मिलाकर के आप ये बता रहे हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान वो कर सकते हैं, और भी हमले वो अखिलेश पर, गठबंधन पर बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका बलराम, पूरी जानकारी के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आशीष को है जमानत का इंतजार। तो आशीष को जेल मिलेगी या बेल, इसी का इंतजार हो रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर अदालत की लखनऊ पीठ ने आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत के मामले में आज सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। बता दें आपको कि पहले आरोपी की जमानत अर्जी अदालत से खारिज हो चुकी है, जिसके बाद उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। और पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी, और इस पूरे मामले में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। और पिछली सुनवाई में आशीष के वकील ने कोर्ट को यह बताया कि इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी बहस करेंगे। तो लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आज क्या होगा, इस पर लगातार नजर है। आशीष को आज जमानत मिलेगी, इसी का इंतजार आशीष गुट की तरफ से जो वकील है वो भी कर रहे हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, इस पर लगातार नजर। और लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। विवेक, जो गंभीर धाराएं लगी हैं, क्या उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि आज जमानत को लेकर कोई फैसला हो जाए? देखिए अनु, जमानत देना या न देना कोर्ट का फैसला है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि आशीष मिश्रा को आज जमानत मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा। लगातार उनके जमानत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सेशन कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक उनकी जमानत अर्जियां खारिज होती रही हैं। और आज जब हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होगी तो भी गोपाल चतुर्वेदी हालांकि पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ही डेट लगवाई थी आज की 18 तारीख, उन्होंने ही जज से कह के डेट लगवाई थी, लेकिन आज जमानत मिलना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि आशीष मिश्रा एक बड़े मामले में जो पूरे देश में हल्ला मचा चुका है, यहाँ तक कि विदेशों में तक में चर्चा है, और उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, रसूखदार आदमी के बेटे हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी कोई ऐसे बड़े मामलों में आरोपी होता है तो कोर्ट को ये लगता है कि ये आदमी अगर जमानत पर बाहर आएगा तो गवाहों को प्रभावित कर सकता है, विवेचना को प्रभावित कर सकता है। चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है तो जाहिर सी बात है पुलिस उसके सामने सैल्यूट बजाती होगी, डीजीपी खड़े होकर सैल्यूट बजाते होंगे। ऐसे जो इतना बड़ा मंत्री है, देश में नंबर 2 पर है, अमित शाह नंबर 1 पर है, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, आशीष मिश्रा के पिता हैं, तो निश्चित तौर पर कोर्ट आज जमानत नहीं देगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे प्रयास हो चुके हैं ऑलरेडी। कोर्ट में पहले भी हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ पर पहले भी सुनवाई हुई थी, लेकिन चूंकि मामले उस समय विचाराधीन थे, जो चार्जशीट थी वो दाखिल नहीं थी। जब चार्जशीट दाखिल हुई तो आशीष मिश्रा के ऊपर जो धाराएं लगी थी उसमें कुछ परिवर्तन हुए, यानी पहले जो हादसे की धारा थी, एक्सीडेंट की धारा थी, उसको हटाकर हत्या की धारा जोड़ी गई, यानी मर्डर और सोची समझी साजिश इस पूरे मामले को बताया गया। किसानों को कुचलने के पीछे एक इरादतन जो होता
होता है कि साजिश षड्यंत्र रच के आपने किसानों को कुचल दिया। जब ये बातें सामने आ गई तो कोर्ट के सामने दूसरी एप्लीकेशन जमानत के लिए डाली गई थी और उस एप्लीकेशन में नई धाराओं का जिक्र था। तो आज उन नई धाराओं पे सुनवाई होनी है, सुनवाई होगी। कोर्ट को लगेगा कि अगर जमानत दी जा सकती है तो दे भी सकती है, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि आशीष मिश्रा को आज भी शायद ही जमानत मिले, क्योंकि वो बाहर आके अगर जेल से बाहर आते हैं तो निश्चित तौर पे इस केस की जांच पे असर पड़ेगा, विवेचना पर असर पड़ेगा। जो गवाह है वो ऑलरेडी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि इतने बड़े आदमी के खिलाफ हम गवाही देंगे। जी बिल्कुल, और विवेक यही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही कुछ आधार हो सकते हैं जिस पर हो सकता है कि कोर्ट अपना फैसला लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो गंभीर धाराओं में केस लगे हुए हैं आशीष मिश्रा पर। हालांकि आशीष मिश्रा का भी ये पूरा राइट है कि वो अपने ये जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें, और उसी के तहत ये याचिका डाली गई है, जिस पर देखना होगा कि आज कोर्ट क्या फैसला लेती है। बड़ी खबर आपको बता दें, 24 घंटे में कोरोना के मिले 2,38,018 नए केस। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चिंता वाली खबर है। 24 घंटे में 310 लोगों की कोविड से जान गई है और कल की तुलना में आज मिले 20,071 कम केस। अब देखिए, हालांकि थोड़ी सी राहत यहाँ पर ये हो जाती है कि कल की तुलना में 20,000 केस कम है। देश में कोरोना के एक्टिव कुल केस जो हो गए हैं वो है 17,36,628 और देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 8,891 हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोरोना के मामले हालांकि थोड़े से कल से कम आए हैं, लेकिन अभी ये राहत वाले नहीं हैं और भी मामले जिस तरीके से कम हो सकते हैं उस लिहाज से हर कदम उठाए जा रहे हैं देश भर में। 24 घंटे में कोरोना के 2,38,018 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही 310 लोगों की कोविड की वजह से जान भी गई है। कल जो मामले निकल करके सामने आए थे उससे आज 20,071 केस कम है और देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 17,36,628 हो गई है। इसी के साथ ही ओमिक्रॉन के मामले अगर आप देखते हैं सिर्फ तो 8,891 मामले ओमिक्रॉन के हैं। अभी भी एहतियात बरतने की बहुत आवश्यकता है। सभी से बार बार कहा जा रहा है कि कोविड के मामले बेतहाशा अलग अलग राज्यों में अभी भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए सावधानी ही उपाय है। गाजीपुर के गहमर गांव में भूतपूर्व सैनिक पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं और अब उन्होंने जल भी त्याग दिया है। जी हां, उनकी मांग है कि यदि ट्रेन का ठहराव यहां नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में रेल ट्रैक जाम करने के साथ ही चुनाव बहिष्कार भी किया जाएगा। असल में बिहार से होकर के गुजरने वाली कई ट्रेनों का यहाँ ठहराव रहता था, लेकिन कोरोना काल में मेट्रो को निरस्त कर दिया गया और अब यहाँ ट्रेनें नहीं रुकती। इसी बात की पूर्व सैनिकों को नाराजगी है और इसकी मांग को लेकर वो अनशन पर बैठ गए हैं। खबर ये मिल रही है कि जल त्याग भी कर दिया है। तो ये एक ऐसा मौका होता है जब अलग अलग लोगों को अपनी मांग मनवाने के लिए एक हथियार मिल जाता है। चुनाव के डर से कई बार नेता ये कदम उठा भी लेते हैं।